वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज करेंगे आपका बेटा यूनिट 8 जो कि क्षेत्रीय संगठन और राज्य। आसान सा टॉपिक है एमपीएस 4 में आपका, जिसमें सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे कि क्षेत्रीय संगठन क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या है। ऐसे छोटे छोटे राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सहयोगी संगठन, राजनीति से कोई रिलेशन नहीं है इसका, गैर वाले हैं। जैसे हमारे अभी नागरिक समाज के थे ना गैर राजनीतिक थे, वैसे ही हैं ये भी। क्या है? सहयोगी संगठन है। अभी सहयोगी संगठन कौन बनाते हैं? अलग अलग राज्य मिलके बना लेते हैं, बड़े लेवल पे आ गए। पहले कैसे नागरिक समाज में नागरिकों की बात चल रही थी कि वो अपने सहयोग की बातें करेंगे। अब ये राज्यों की बात चलेगी, अलग छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर बना लिया, अलग अलग देशों ने बना लिया। तो ये क्षेत्रीय संगठन, ऐसे ग्रुप्स जो राजनीतिक नहीं होंगे, गैर राजनीतिक होंगे, बट होंगे किस चीज़ के लिए? सहयोग के लिए। ठीक है, विकास के लिए। क्या काम करेंगे? विकास के लिए। मान लो एक देश का दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, किसी भी रीजन से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ये जो क्षेत्रीय संगठन है वो सारे बैठेंगे मैं बेंच पे। जैसे कहाँ एग्जाम्पल ले लो, G20 वाला ले लो, है ना, आसियान वाला ले लो। ये सारे जो अलग अलग संगठन बने हुए, ये बने किस चीज़ के लिए? एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, कि विकास बढ़े हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ का उद्योग बढ़े, हमारा सामान बिके, हम बाज़ार बड़े हों, कि हमारा सामान हम उस देश में जाके बेचें, वो हमारे यहाँ बेचे, व्यापार बढ़े। ऐसे ये सारी चीज़ें विकास के लिए, जो कि आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के क्षेत्र के स्तर पर सार्वजनिक प्रभाव ढंग से प्रस्थापित है। कितने सारे टॉपिक्स आ गए? आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सारे टॉपिक के ऊपर ये सारे मिलके क्या करेंगे? काम करेंगे। ये इनके बेसिक काम है। ये ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जिसमें राज्य अपनी प्रभुसत्ता को जोखिम में डाले बिना पारस्परिक सहयोगी संगठन के संबंध में स्थापित कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर ऐसे कोई ग्रुप में आप शामिल हो रहे हो, तो आपकी जो संप्रभुता है, जो आपके देश की एक तरीके से फ्रीडम है, जो आपका पावर है, जो आपकी सत्ता है, वो उसको कोई खतरा नहीं होगा। बस क्या है, आप एक ग्रुप का पार्ट बन जाओगे, और ग्रुप का पार्ट बनने से फ़ायदा ही है ना। साथ वाले देशों से सहयोग बनेगा, फ्रेंडशिप बढ़ेगी, हमारा फ़ायदा ही है, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ऐसे क्षेत्रीय कार्य संगठन परस्पर लाभ का आधार होता है। लाभ, सबका लाभ होगा। जितने लोग उसमें ग्रुप में आएंगे उनका सबका फायदा होगा, व्यापार बढ़ेगा, बातचीत अच्छी होगी। ठीक है, आधार पर क्षेत्रीय विकास के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयोगी तरीके से अपनाते हैं। ऐसा सोचने के प्रति बड़े एहसास ने क्षेत्रीय संगठन के प्रति एक निश्चित विचारधारा को क्या किया है? जन्म दिया है। अब ये तो समझ आ गया कि ये क्या है। इससे फ़ायदा क्या? एक राष्ट्रीय परिवार का निर्माण हुआ है, कि पूरा जो अलग अलग राष्ट्र है उसका एक फैमिली बन गई, एक तरीके से परिवार बन गया। इससे क्या हो रहा है? सहयोग बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार आएंगी, विचारधारा में फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा होगा, शांति बनी रहेगी, हेल्प मिलेगी सबको। ये हर प्रकार का संघर्ष जो है उसको क्लियर करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए आपको सहायता मिलेगी। अब दृष्टिकोण देख लेते हैं एक बार बेटा। दृष्टिकोण में कुछ नहीं है, यही है कि मदद का हाथ बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी, एकीकरण होगा, आदान प्रदान वाली व्यवस्था होगी, कि हम अपना सामान वहाँ बेच रहे हैं, वो यहाँ बेच रहे हैं, दोनों का फ़ायदा होगा, सहयोग मिलेगा एक दूसरे को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बोलेंगे। इसके 3 दृष्टिकोण बता रहे हैं ये, का खगा। जिसमें क्या है? संघीय विचार। संघीय विचार में क्या है? संघीय विचार संप्रदाय संगठन को वैधानिक रूप से एक संस्थागत अर्थ में ग्रहण करते हैं। यह समूह संगठन पे एक प्रक्रिया में अपेक्षा एक लक्ष्य का परिणाम के रूप में विचार करते हैं। सारे मिलके एक लक्ष्य के प्रति विचार करते हैं, और वो एक लक्ष्य क्या होता है? सबका विकास, कि सबका फायदा हो, लड़ाई ना हो। यह प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों की राजनीतिक एकता, ठीक है, एकता के अर्थ में प्रस्तुत करता है। सबको क्या कर रहा है? एकता के सूत्र में बांधेगा। विश्व संघ के समर्थन इस विचारधारा के पक्ष में संबंधित है। विश्व संघ जो आपका यूएन है, वो भी इस विचारधारा के पक्ष में है। अब ये बोले बेटा, इसमें क्षेत्रीय संगठन का जो ये बता रहे हैं, इसमें आदान प्रदान जो है ये आपका बढ़ेगा। और ऐसी प्रक्रिया से क्या होता है? शुक्र समुदाय या जो भी आपका जितने भी देश इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसकी व्यवस्था को विकास की ओर ले जाते हैं ये। ठीक है, व्यापार बढ़ेगा तो विकास होगा। क्षेत्रीय संगठन का नव कार्य सिद्धांतवादियों का विचार का तीसरा ये क्या बोल रहा है? नव कार्य सिद्धांतवादियों का संगठन का एक प्रक्रिया के परिणाम दोनों के रूप में सहयोग निर्माण होगा। लास्ट में क्या बोलो बेटा? ये सहयोग निर्माण होगा, सबके बीच में एक सहयोग की भावना होगी। ठीक है, इस पे जोर दिया जाएगा, जिससे क्या है? चीज़ें सुधरेंगी। ठीक है, क्या बोल रहे? सहयोग संबंध बढ़ेंगे, निर्णय निर्माण में प्रक्रिया जो है उसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, डिसीजन लेने में, और शांतिपूर्ण सबके संबंध बनेंगे। बेसिक हो गया। अब ये क्या है आपका? राज्य पर क्षेत्रीय संगठन का प्रभाव। जो हमारे देश है इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो देखो, इस पे अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि हमारा देश अगर किसी ग्रुप में शामिल होता है तो इसका
फ़ायदा ही है। देखो बोल चाल करके रहोगे तो सही ही रहेगा, रिश्ते बिगाड़ के रखोगे तो नुकसान ही होगा। सबसे ही सही बोलना चाहिए जब तक तुम्हारे ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई कटाक्ष नहीं आ रहा, जब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ कुछ किसी ने गलत नहीं किया। तो ये कि बेसिक सबसे दोस्ती का हाथ ही बढ़ा के रखो, बेहतर यही है। सबसे मीठा बोलो, क्या क्यों ज़रूरत है लड़ने की। तो ये जो जितने भी ये संघ होते हैं ना, क्षेत्रीय संगठन वगैरह, इसमें रहो, सभी में पार्टिसिपेट करो। अकेले रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम बाहर जाएंगे, जितना लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, हमारा ही फ़ायदा होता है। तो ये देशों के ऊपर भी अप्लाई होता है। जितने ग्रुप्स वगैरह में जाएंगे तो वहाँ से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो ये बोला कि क्षेत्रीय संगठन के बढ़ते प्रभाव को राज्य स्वरूप, उनके कार्य और कार्य प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह राज्य की प्रभुसत्ता कहाँ तक श्रेय करता है। क्या यह राज्य मूल दायित्व को पूरा करने में के लिए अखंडित है, या उसके इन महत्वपूर्ण तथ्यों को कुछ विश्लेषण का समझौता किया है। आइए हम इन प्रश्नों की समीक्षा करेंगे। तो बेटा प्रभाव सकारात्मक पड़ेंगे, राज्य की जो शक्ति है उसको ये और पावरफुल करेगा, मदद करेगा निर्णय निर्माण में, और हमारे क्या है अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संबंध हैं वो सुलझेंगे, ठीक है, और ज़्यादा बेहतर होंगे। अब क्या क्षेत्रीय संगठन के स्वरूप देख लो एक बार। स्वरूप में बेटा अलग अलग जो जितने भी प्रकार के क्षेत्रीय संगठन बने हुए उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे यूरोपीय संघ वालों का बना हुआ है पश्चिमी यूरोप में, आसियान वालों का बना हुआ है, अरबी लीग वालों का बना हुआ है, ऐसे। तो इतने सारे नहीं करने हैं, बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं। आप बेसिक 2-3 याद कर लो। एक आसियान वाला अच्छे से कर लो, ठीक है, जो दक्षिण एशिया वालों का बना हुआ है। अरबी लीग वाला कर लो, और ये सार्क वाला कर लो एक, और दूसरा क्या करो, ये वाला भी एक कर लो, यूरोपीय संघ कर लो एक, ठीक है। अब ये एक बार देख लेते हैं। पश्चिमी यूरोप का संगठनात्मक, यूरोपीय यूनियन जो आप इनका है इसके बारे में देख लेंगे। इसमें क्या है, मेन इनका फोकस किस चीज़ पे होता है यूरोपीय यूनियन वालों का, कि हमारा सहयोग बढ़े, काम हो, आर्थिक विकास हो, रोजगार मिले, जीवन का जो स्तर है उसको उठाया जाए और अच्छा किया जाए। सभी का बेसिक ये सबका ही होगा, बट ये कि कुछ वाले जैसे नाटो वगैरह वाले हो गए, इनका ज़्यादा उस पर सेना पे है कि अगर हम पे हमला हुआ तो इसको माना जाएगा कि तुम पे भी हमला है तो तुम्हारी सैनिक सहायता दोगे, सैन्य से रिलेटेड होता है। लेकिन कुछ क्या है ज़्यादा फोकस करते हैं विकास पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। बल किस पे दिया जा रहा है, अर्थव्यवस्था पे। कुछ किस पे बल देते हैं, सेना पे। तो ये संगठन का संकल्प अधिकतात्मक, फलस्वरूप एवं फलदायक रूप से पश्चिमी यूरोप में अपनाई जा चुकी है। इसका आर्थिक उद्देश्य है, किसका है, आर्थिक और औद्योगिक नीतियों को निर्णय, संगठन और व्यवस्था में समन्वय के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के राज्यों में सफलतापूर्ण 1914 से 55 के बीच में भारी क्षति के न सफलतापूर्ण पूरा किया, अपितु अपनी अर्थव्यवस्था का भी भारी विकास किया। क्या किया इन्होंने, भरपूर जो है विकास करा इन्होंने। इसको बना के यूरोपीय यूनियन बना के एक संगठन बना लिया कि हम सब एक हैं, जिससे क्या है इनका बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। आसियान वालों का भी सेम है। क्या करते हैं आसियान वाले, एकता पे बल देते हैं, सहयोग पे बल देते हैं, विकास पे बल देते हैं, व्यापार पे बल देते हैं, शांति पे देते हैं, कृषि के ऊपर बल देते हैं, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए करते हैं। अरबी लीग वालों को भी ये होता है। तो ये बेसिक है, सब में ही वही सेम पॉइंट आते हैं घुमा घुमा के। तो ये लास्ट पढ़ रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन संस्थाओं में शामिल होने का राष्ट्र राज्य अधिक आर्थिक वृद्धि दर सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, आर्थिक वृद्धि पे। तुम अगर बाहर जा रहे हो मीटिंग में तो तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड बात होगी, फ़ायदा होगा आपका। तो ये पश्चिमी यूरोपीय राज्यों द्वारा की गई तीव्र आर्थिक प्रगति इसका द्वितीय उदाहरण है। इसका उदाहरण है कि जब इन्होंने यूरोपीय वालों ने जो ये बनाया यूनियन, तो इससे इनकी फ़ायदा हुआ ना, इनकी आर्थिक वृद्धि फटाफट बढ़ी। तो दूसरे ने देखा भाई हम भी कर सकते हैं ये, अगर इनको ऐसे ग्रुप बना के व्यापार करने में फ़ायदा हो रहा है तो हमारा भी होगा। तो ये इसका एक उदाहरण है अच्छा, जिससे ये पता चल रहा है कि हाँ, क्षेत्रीय संगठनों में हिस्सा लेने से, भागीदारी लेने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम होंगे, संघर्ष खत्म होगा। तो यह क्षेत्रीय संगठन का राज्यों में परस्पर अपने संघर्ष सुलझाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उनकी भूमिका में शक्ति प्रदान हुई है। संघर्ष तो बेटा सुलझ ही रहा है, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा सॉल्व। तुम आमने सामने बैठोगे तो लड़ने थोड़ी नहीं लग जाओगे। अगर जा रहे हो एक मीटिंग में, पूरा एक ग्रुप क्षेत्रीय संगठन की मीटिंग होगी तो उसमें प्यार से तमीज़ से बात की जाती है, तो संघर्ष सॉल्व होता है। तो संघर्ष सुलझाने के बजाय ये वाला तो हो ही रहा है, दूसरी चीज़ की अपनी भूमिका जो है, उसकी जो पावर है, जो शक्ति है वो बढ़ रही है। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन धीरे धीरे इसमें शामिल होते जा रहे हैं, जिससे भविष्य का प्रादुर्भाव हो सकता है। ठीक है, विश्व संघ की भूमिका ये उस लेवल तक जा सकते हैं, उसका जो
लेवल है उसको क्रॉस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परस्पर निर्भरता के बढ़ते इस काल में अपनी पहचान को समाप्त किए बिना या सामान्य के साथ समझौता किए बिना क्षेत्रीय संगठन इच्छित उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों की सहायता कर सकते हैं। नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें अपनी खुद की पहचान मिटानी पड़ रही है, निर्भरता वाला तुम्हें किसी पर निर्भर होना पड़ा, डिपेंड होना पड़ा, ऐसा नहीं है। हेल्प मिल सकती है, लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है, मदद की जा सकती है। क्षेत्रीय जो संगठन है वो विश्व में कई भागों में बहुत सफल रहा है, बहुत बहुत सारे एरिया में सफल रहा है। पहला उदाहरण इन्होंने यहाँ पे यूरोपीय यूनियन वालों को बता दिया, क्योंकि वह निश्चित रूप से शांति, समृद्धि, विकास के लिए बात करते हैं। ये मेन टॉपिक है, शांति पे, समृद्धि, विकास पे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है, जो खटास पड़ जाती है ना रिश्तों में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसको ही ठीक करते हैं। स्थिति को स्थापित किए, विभिन्न राज्यों के युद्ध को, अवसर को कम किया। देखो अगर दो राज्य आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं कि यहाँ और यहाँ आमने सामने टक्कर पे खड़े हुए, तो वो तो लड़ाई हो जाएगी ना। तो बेहतर यही है आके एक मेज पर बैठें और बात की जाए, ठीक है। तो ये युद्ध के जो ये टकराव के जो सिचुएशन है उसको ये कम करता है क्षेत्रीय संगठन से, इस चीज़ का भी फ़ायदा होता है। तो बेटा ये पूरा टॉपिक इतना ही है, अच्छे से समझा दिया मैंने पूरा। अभी भी किसी को ना समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। क्षेत्रीय संगठन टॉपिक आसान सा है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में यही पढ़ना है, पूरा सिलेबस ही इसका है।